हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग सी टेट के 2021 के लिए, जो कि जनवरी में होने वाला है, हम लोग उसके मैथ पेडागोजी के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। मैथ पेडागोजी का अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग 10 क्वेश्चन और करेंगे तो 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग हर पार्ट में 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, पर डे कर रहे हैं, और मैथ पेडागोजी पर एक कॉन्सेप्ट बनाने की भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसके थियरी पढ़ने से आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे होगा। क्योंकि अगर आपने सीडीपी को सही से पढ़ा है तो आप उसी कॉन्सेप्ट को मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, हर पेडागोजी पर अपना कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए हम लोग ये क्वेश्चन की सीरीज करने वाले हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैथ पेडागोजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो कि अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो एक मैथ पेडागोजी का एमसीक्यू सीरीज है, जो कि प्रीवियस ईयर पर पूरी तरीके से बेस्ड है। इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पर ही आधारित होगा। और जो ये हमारा सेशन है ये आपके सीटेट के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि पूरे प्रीवियस ईयर जो है वो सीटेट के आधार पर ही बनाए गए हैं। मतलब सीटेट का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसे हम लोगों ने लिया, और कुछ जो भी क्वेश्चन नए बनाए जाएंगे वो उसी के आधार पर ही बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद एमपी टेट, तो एमपी टेट का एग्ज़ाम अभी तक मतलब प्राइमरी लेवल का एक ही बार हुआ है, तो वो भी, लेकिन उसका जो पूरा सिलेबस है वो सीटेट से 80% मैच करता है। तो मैथ का सेक्शन का जो पेडागोजी का सेक्शन है, मैथ पेडागोजी का, हिंदी पेडागोजी का, इंग्लिश पेडागोजी का, हर जगह की पेडागोजी का सेक्शन जो है वो सीटेट से मैच करता है। तो वहाँ पर आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। और ये अदर टीचिंग एग्ज़ाम जहाँ पर भी पेडागोजी का सेक्शन 1-2 क्वेश्चंस भी आते हैं वहाँ पर भी ये आपको हेल्प कर सकता है। और हम लोग 200 प्लस एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि पूरे मैथ पर, मतलब मैथ पेडागोजी पर ही आधारित होंगे। और ये पार्ट 7 का सेक्शन है, ठीक है। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगर ये सेक्शन जल्दी ही हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी को साथ साथ लेकर चलेंगे। तो अभी हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर स्पीड को लेकर आज भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करे कि क्या मेरी स्पीड कम हो रही है या नहीं। वैसे मेरी नेचुरल स्पीड इतनी ही है बोलने की, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी स्पीड को रिड्यूस करने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर आप लोगों को तब भी मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ पे आपको यूट्यूब पे ऑप्शन मिल जाते हैं जहाँ पे आप स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट यूज़फुल लग रहे हो तो आप अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें, ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो अभी आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, मतलब कि यहाँ पे एनसीएफ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एनसीएफ की बात हो रही है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, एनसीएफ की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे एनसीएफ 2005 की यहाँ पे एनसीएफ 2005 की बात हो रही है, यहाँ पे एनसीएफ 2005 की बात हो रही है। तो गणित शिक्षण में महत्वाकांक्षी और सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। मतलब गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का क्या मतलब है, ठीक है। गणित शिक्षण 3 तरीके से होना चाहिए, मतलब गणित शिक्षण की 3 विशेषताएं हैं। 2 विशेषताएं हैं, महत्वाकांक्षी और सुसंगत। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो एक महत्वाकांक्षी विशेषता है गणित शिक्षण का, उसका क्या मतलब होता है। चारों ऑप्शन में से हमें देखना है, हमें उसका एक मतलब आज आप इस क्वेश्चन में उसका आंसर ढूंढ लेंगे और उसके बाद आप इसे अपने कॉपी में लिख कर रख लेंगे कि महत्वाकांक्षी का मतलब गणित में ये होता है, सुसंगत का मतलब गणित में ये होता है, ठीक है। तो आपका अगर कभी भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर नए क्वेश्चन बनते हैं तो लैंग्वेज घुमाने फिराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो हम उस क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो महत्वाकांक्षी का क्या मतलब होगा, तो गणित का संकीर्ण उद्देश्य या लक्ष्य। तो गणित का संकीर्ण उद्देश्य हमें पता ही चल चुका है कि वहाँ पे हमें नंबर्स के प्रॉब्लम्स को देखने होते हैं, तो ये संकीर्ण उद्देश्य की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। और गणित को अन्य विषयों के साथ अगर जोड़ने की बात की जाएगी तो उसका मतलब सुसंगत होगा, ठीक है। तो सुसंगत जो होता है वो गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़ती है। तो आप इसे भी अपने कॉपी में लिख कर रख लें कि गणित में सुसंगत का मतलब क्या होता है, का तात्पर्य होता है कि गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़ना, ठीक है। लेकिन हमें महत्वाकांक्षी का आंसर ढूंढना है। तो गणित का अनुप्रयोग, तो गणित का अनुप्रयोग जो होगा वो महत्वपूर्ण वाला जो ऑप्शन होता है वो गणित के अनुप्रयोग के साथ जुड़ता है। तो
यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा कि गणित के उच्च लक्ष्यों की, गणित का उच्च लक्ष्य, ठीक है, गणित का जो उच्च उद्देश्य है या फिर हायर एम होता है, जो उसका मतलब होता है, गणित में महत्वाकांक्षी का मतलब होता है गणित के जितने भी उच्च उद्देश्य हैं वो महत्वाकांक्षी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसे आपको मतलब एक दो बार लिख के अपने कॉपी में पढ़ लेना है कि जो महत्वाकांक्षी का गणित में जो मतलब होता है, गणित की एक विशेषता ही होती है और उसका होता है कि इसका मतलब होता है कि इसका तात्पर्य गणित के उच्च उद्देश्य से लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। और इसके साथ आपके दो क्वेश्चन और भी मैं क्लियर करा दूँ कि सुसंगत का मतलब एक को एक मतलब गणित का अन्य विषयों के साथ जोड़ना, जैसे कि गणित फिजिक्स में भी यूज़ होता है, केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं यूज़ हो सकता है और इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है, मतलब गणित का हर जगह यूज़ होता है। तो गणित को अन्य विषयों के साथ जोड़ना जो है वो सुसंगत कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये तो दो तीन पॉइंट क्लियर करके रखना है। एनसीएफ में ये बातें कही गई हैं। और अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से गणित की लंबी आकृति किसकी तरफ संकेत करती है, ठीक है। गणित की जो लंबी आकृति है वो किसकी तरह संकेत करती है, किसकी तरफ संकेत करती है गणित की जो लंबी आकृति है, ठीक है। तो टॉल शेप इसे टेल टॉल शेप जो है गणित की जो टॉल शेप है, मतलब गणित की जो लंबी आकृति है वो किसकी तरफ संकेत करती है। तो चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए, या फिर गणित के खेलों का सृजन करने के लिए, हस्तशिल्प अनुभव प्रदान करने के लिए, या फिर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने के लिए। तो यहाँ पे गणित की लंबी आकृति का जो मतलब होगा वो डी होगा कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने के लिए, मतलब गणित की लंबी आकृति एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने से जुड़ी हुई है। मतलब कि लंबी आकृति का मतलब इस तरीके से जुड़ा होना, ठीक है। एक संकल्पना बना, उस पर हम, जैसे कि हम लोगों ने नंबर्स सीखा पहले, ठीक है, हमने नंबर्स सीखा, उसके आधार पर हम लोगों ने पहाड़ा सीखा, ठीक है, टेबल सीखा, उसके बाद हम लोगों ने जोड़ सीखा, उसके बाद घटाना सीखा। मतलब इस तरीके से एक संकल्पना पर हम दूसरी संकल्पना बनाते जाते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, नंबर से होती है। तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना जो होती है वो गणित की लंबी आकृति होती है। लेकिन अगर आप इसे अपने कॉपी में लिखेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे इसे, इसलिए आप एक दो पॉइंट जहाँ पे आपको लगे कि हाँ आप भूल सकते हैं उसे आप अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि एग्जाम टाइप में आप उसे अगर रिवीजन करके जाएंगे तो आपकी पेडागोजी के मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं रहेंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आएगा एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिलेंगे, बस आपको लैंग्वेज वहाँ पे समझना है। अगर आप वहाँ पे लैंग्वेज समझ जाते हो तो आपके मतलब 15 क्वेश्चन में से मैं ये नहीं बोलूँगी कि 15 से 15 सही हो जाएंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन हाँ, 15 में से आप 12 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं अगर आप लोगों ने इस दूसरा क्वेश्चन को कर लिया सही से। तो सही से करने की बात मैं कर रही हूँ, सही से करने की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण, ठीक है। तो मैंने आप लोग को कल भी पढ़ाया था, ये एनसीएफ 2005 की बात हो रही है, ये ठीक है, एनसीएफ 2005 की बात में यहाँ पे हो रही है, एनसीएफ 2005 की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पे संख्या और उनकी संक्रियाएं, ठीक है, संख्याओं पर जो हम ऑपरेशंस करते हैं, मतलब कि जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी हम ऑपरेशन वहाँ पे करते हैं, संख्या और उनकी संक्रियाएं हो गया, मात्रा मतलब मापन हो गया, मात्राओं का मापन हो गया, प्रतिशत हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, सांख्यिकी हो गया, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो ये इस शिक्षण का क्या उद्देश्य है, मतलब यह जो शिक्षण है प्राथमिक स्तर पर संख्या और उनकी संक्रियाएं, मात्राओं का मापन, प्रतिशत इसमें लिखा नहीं गया, लेकिन मैंने आपको कल पढ़ाया, कल या परसों की वीडियो में मैंने बताया था कि प्रतिशत हो गया, सांख्यिकी हो गया, मतलब बहुत सारे ये बातें मैंने आपको बताई थी वहाँ पे। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो आदि को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, मतलब ये क्यों पढ़ाया जाता है, या फिर ये कैसा उद्देश्य है, संकीर्ण है, उच्च है, या फिर कुछ और है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे ईजिली आंसर दे पा रहे होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी लिखते जाइए। तो पहला ऑप्शन है कि गणित शिक्षण के संकरण नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, संकीर्ण होगा, ठीक है, यहाँ पे नैरो होगा, संकीर्ण, ठीक है, यहाँ पे संकीर्ण की बात की जा रही है, नैरो की बात की जा रही है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो भी न्यू नंबर्स के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर्स की प्रॉब्लम है, ऐसे कि गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। जो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, मैंने आपको कल के वीडियो में ये बातें क्लियर किया था कि जहाँ पे संख्या, उनकी संक्रियाएं, मात्राओं का मापन, प्रतिशत, सांख्यिकी या फिर इस तरीके की कोई भी बातें आती है तो वो गणित के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा कर रही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और
और गणित के ऊंचे उद्देश्य की बात तो महत्वाकांक्षी से होती है, ये भी आपको पता चल गया। तो गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है, लेकिन उद्देश्यों को पूरा तो करता है जी, लेकिन कैसे उद्देश्य को पूरा करता है? तो संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, नैरो एम को पूरा करता है, ठीक है। तो नैरो एम को पूरा करता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसे, अगर आप लोगों ने उस वीडियो से देखकर इसको नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर देख के लिख लीजिए कि प्राथमिक स्तर पर संख्या, उनकी संक्रियाएं हो गया, मात्राओं का मापन हो गया, सांख्यिकी हो गया, परसेंटेज हो गया। यहाँ पे मतलब स्पेसिफिक चीज़ों की बात की जा रही है और एनसीएफ के अकॉर्डिंग गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य ये है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला ऑप्शन की ये गणित शिक्षण के उद्देश्य को तो पूरा करता है, लेकिन अगर और अंदर से पूछा जाए तो ये संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, तो इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। अगला है कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण करने के उद्देश्य को पूरा करता है। तो अगर गणित शिक्षण का मेन उद्देश्य पूछा जाए कि यहाँ क्वेश्चन में अगर ये आए कि गणित को पढ़ाने का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चे का गणितीकरण करना, ठीक है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन तब सही होता है जब पूछा जाता कि गणित शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या है, तो आप इसे भी लिख कर रख लेंगे। तो गणित शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या है? तो बच्चे के चिंतन का गणितीकरण करना। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेन उद्देश्य पूछा नहीं है। यहाँ पे मतलब पहले उद्देश्य को लिख दिया गया है और पहचानने के लिए हमें बोला गया है। और अगला ऑप्शन होगा कि महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है। उद्देश्यों को तो पूरा करता है, लेकिन स्पेसिफिक ये संकीर्ण उद्देश्यों को, नैरो एम को पूरा करता है। इसलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। विद्यालय में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है कि संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, या फिर समस्या समाधान कौशल का विकास करना, या फिर विश्लेषणात्मक योग्यता को घोषित करना, या फिर बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो आप लोग इजिली यहाँ के इसके आंसर को पकड़ सकते हैं कि गणित शिक्षा का एकमात्र मुख्य उद्देश्य यही है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट करके रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार बन सकते हैं, ठीक है। तो गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य जो है वो बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ऐसा एनसीएफ में हूबहू लाइन दी गई है। इसलिए ये आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अपने जगह कोई भी ऑप्शन गलत नहीं हो सकता। समस्या समाधान कौशल का विकास करना, ये भी गणित का उद्देश्य होता है, लेकिन अगर एक मुख्य उद्देश्य पूछेगा तो बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना ये सबसे मुख्य उद्देश्य है। और जितने भी उद्देश्य हैं वो सेकेंडरी हो सकते हैं, लेकिन बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ में डायरेक्टली ऐसा लिखा गया है, और मैंने आपको एक वीडियो में उसके बारे में लिखकर भी दिया है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अदर ऑप्शन भी अपने जगह पे गलत नहीं है, लेकिन हमें एनसीएफ 2005 को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, ठीक है। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित शिक्षण उस स्थिति में नहीं होता। विद्यालय में गणित शिक्षण उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, या फिर गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर नेगेटिव आंसर पूछा गया है, ठीक है। तो गणित का आनंद उठाने के लिए अगर हम आनंद के साथ मतलब रुचि लेके सीखते हैं, इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं गणित, तो ही मज़ा आता है। इसलिए अब मज़ा आता है तभी हम उसमें इंटरेस्ट ले पाते हैं, और मतलब ज़्यादा समय तक हम उसे याद भी रख पाते हैं, समझ पाते हैं, अच्छे से सीख पाते हैं। इसलिए हमारा ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा अगर हम देखें तो गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखना, तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और हमें नेगेटिव ढूंढना है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर हम गणित को अपने दैनिक जीवन से जोड़ पा रहे हैं, हम एनसीएफ के कथन को ही पूरा कर दे रहे हैं, तो इससे बेस्ट तरीका गणित सीखने का क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव ढूंढना है, तो पॉजिटिव है। अगला है कि अर्थपूर्ण समस्या को रखते हैं और हल करते हैं, ठीक है। अर्थपूर्ण समस्या मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो वो अर्थपूर्ण हो, और उसे मतलब देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं, तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट होगा। लेकिन सूत्रों को और एल्गोरिदम को कंठस्थ करना, तो ये तो सबसे नेगेटिव पॉइंट होगा। कहीं भी मैथ में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमें याद करने की, कंठस्थ करने की बात आती है, तो वो हमारा नेगेटिव पॉइंट ही होता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, और ये एक ईजी क्वेश्चन में माना जाता है, क्योंकि आप अगर तीनों ऑप्शन नहीं भी पढ़ेंगे, लेकिन कंठस्थ करना अगर आप लोगों ने देख लिया, तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लगा सकते हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है
कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। और स्कूली गणित का लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास करना। तो यहाँ पे गणितीकरण बच्चे की क्षमता का विकास करने की ओर संकेत करता है। जो गणितीकरण है वो बच्चे की किस क्षमता का विकास करने की ओर संकेत करता है? तो पहला है कि वर्गमूल घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्गमूल और घनमूल निकालने। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि गणितीकरण की बात की गई है, ना कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अर्थमेटिक के वर्गमूल और घनमूल की टॉपिक की बात की जा रही है, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होगा। जहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक ना पूछा गया हो लेकिन फिर भी हम स्पेसिफिक टॉपिक में आंसर उसका नहीं दे सकते हैं, तो पहले तो आप स्पेसिफिक टॉपिक वाले ऑप्शन को कट कर दीजिए। एलिमिनेशन मेथड का आप यहाँ पे ईजिली यूज़ कीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा सही होने की संभावनाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ज्यामिति प्रमेय की बात की गई, ये भी एक स्पेसिफिक चैप्टर, मतलब एक ज्योमेट्री हो गया, मतलब ये ज्यामिति जो हो गया, ज्योमेट्री जो होता है वो भी एक स्पेसिफिक पार्ट होता है मैथ का। तो उसके प्रमेयों की बात की जा रही है तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अर्थमेटिक भी स्पेसिफिक हो गया, जिसमें कि वर्गमूल घनमूल अर्थमेटिक में आता है, और ज्यामिति के प्रमेय जो है वो ज्योमेट्री में आते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, और तो ये भी नहीं होगा। और तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों ही नहीं होगा। और अगर हम थर्ड वाला देखें कि शब्द समस्याओं का रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। ठीक है, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये भी एक स्पेसिफिक टॉपिक ही हो गया। लेकिन यहाँ पे गणितीकरण का मतलब आप अपनी कॉपी में इसे लिख कर रखेंगे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीकरण का मतलब क्या होता है। मैंने ये अपने से नहीं दिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही ऐसा पूछा गया है, तो आपका ये मतलब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि गणितीकरण का मतलब हमारा डी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे बात ही नहीं की गई, तो इसलिए हम ये तीनों को ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपको जहाँ पर भी आंसर में ज़रा सा भी डाउट हो, दो ऑप्शन में भी आप मतलब कहीं भी फंस रहे हो, तो आप सबसे पहले वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे, तो आप 2 से 3 ऑप्शन को ईजिली हटा देंगे और आपको आपका आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्त का संचालन करने और के लिए गणितीय रूप से चिंतन करना और तर्क करना, बच्चे के संसाधनों का विकास करना। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन और एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सीटेट में जो भी सबसे बड़ा ऑप्शन होता है मैक्सिमम टाइम वो आंसर हमारा सही होता है, लेकिन आँख मूंद के आंसर लगाना नहीं है कि ये बड़ा है ये सही है। मतलब जब आपको एकदम ना ही समझ में आए, आपको मतलब डिसीजन ना ले पा रहे हो, तो उस स्थिति में आप बड़े ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें, क्योंकि वो सबसे अच्छा मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और पेडागोजी के लिए तो काफ़ी बेहतर होता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? तो गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये तो बात एकदम सही है, क्योंकि एनसीएफ 2005 में ऐसी बात की गई है। और शिक्षार्थियों को तार्किक गणितीय योग्यता के लिए उनकी परीक्षा होनी चाहिए, तो परीक्षा पर एनसीएफ बल नहीं देता, तो ये तो नहीं होगा। और निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होनी चाहिए, तो ऐसी भी एनसीएफ बात नहीं करता। और गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, तो एनसीएफ इसकी बात तो एकदम ही नहीं करता कि डिस्क्रिमिनेशन हटा दिया जाए, ऐसा भी एनसीएफ एकदम बात नहीं करता। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। ठीक है, गणित में चिंतन और तर्कड़ा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो पहली बात तो आप बड़े और छोटे अगर ऑप्शंस के साथ जाएंगे, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सबसे बड़ा ऑप्शन ए है, तो हमारा आंसर यही होगा। लेकिन आंख मूंद के लगाना नहीं है। ठीक है, पहली बात तो आपको सबसे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे ढूंढना है कि चिंतन और तर्कड़ा का एक मतलब चिंतन और तर्कड़ा को कौन एक्सप्रेस कर रहा है, और या फिर आप एलिमिनेशन मेथड के साथ भी जा सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, तो ऐसी एनसीएफ तो कभी बात ही नहीं करता, तो ये तो एकदम ही नहीं होगा। आपने एक काट दिया, अब आपके पास 3 बचे हैं। कि विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल का कार्य पत्रक देना, तो ऐसी भी एनसीएफ कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि एनसीएफ हमेशा ही एनसीएफ का अगर आपने 5 मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़ लिया है और मैंने जो 2-4 पॉइंट गणित के बारे में बताया है, अगर आप लोगों ने उतना कर लिया है,
तो एनसीएफ से आने वाले आपके 2 से 3 सवाल एकदम सही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे सवाल को मतलब एक तरीके से सॉल्व करने के लिए भी ये नहीं करता। सब एनसीएफ हमेशा ही जो भी क्लास में चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको बाहरी जीवन से जोड़ने की बात करता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। और गणित की सभी पाठ्य पुस्तक का पुनर्लेखन करना, तो एनसीएफ इसकी भी बात नहीं करता कि गणित के सारे पाठ्य पुस्तक को बार बार से लिखा जाए, तो ऐसा भी नहीं है। बल्कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते थे, पॉजिटिव नेगेटिव वाले से भी, और सबसे बड़ा ऑप्शन 90% केसेस में वो भी सही होता है, तो उसके साथ भी जा सकते थे। और आपका तीसरा पॉइंट ये है कि आपको पता है कि हाँ पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे तर्क, चिंतन और तर्कड़ा की बात की जा रही है। और चिंतन और तर्कड़ा कैसे आएगा, तो खोजबीन विधि का यूज़ करेंगे, तो हम उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच पाएंगे और तर्क लगा पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सही के मतलब तरफ हम जा रहे हैं। हस्तचालकों का प्रयोग करके, मतलब अपने हाथों का प्रयोग करके, मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंस, मतलब अपने खुद के अनुभव के द्वारा, और संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो ये तो एनसीएफ का सबसे ज़्यादा फेमस पॉइंट है। और अगर किसी ने एनसीएफ पढ़ा है तो उसे 5 मार्गदर्शी सिद्धांत तो पता ही होंगे कि कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसे हमें अपने वास्तविक जीवन से, अपने दैनिक जीवन से ही रिलेट करना है। तो इसलिए हमारा ये भी ऑप्शन बिल्कुल, यहाँ ये पॉइंट भी एकदम ही सही है। और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, तो विद्यार्थियों को जितना ज़्यादा विद्यार्थी किसी भी एक्टिविटी में इंगेज होंगे वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होगा। और जितना ज़्यादा विद्यार्थी इंगेज होगा उतना ज़्यादा वो सीख पाएगा, खुद से अपने नॉलेज का निर्माण वो खुद से कर पाएगा। इसलिए हमारा ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको पूरे 3 तरीके यहाँ पे बताए। पहला तो सबसे बड़ा ऑप्शन सही होगा, तो इसे यहाँ पे सही भी हो रहा है। और दूसरा कि आप 3 ऑप्शंस को काटिए और एक ऑप्शन के साथ जाइए, या फिर आपको पता ही है कि हाँ यही आंसर सही होगा, और क्योंकि सबसे बेहतर तरीका है कि हमें पता ही है कि यही आंसर सही होगा। लेकिन पेडागोजी में कई बार हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, इसलिए मैं आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करने का बार बार सुझाव दे रही हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर आपको एकदम ही ना समझ में आए तो आप बड़े ऑप्शंस के साथ जाइए। वहाँ पे मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% सही होगा, लेकिन हाँ 90% केसेस में सही होने की संभावनाएं वहाँ पे होती हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या, ठीक है, महत्वाकांक्षी और सुसंगत है, ठीक है। और यह महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार इसका आंसर देने की कोशिश करें। कि विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, तो संकीर्ण उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर की प्रॉब्लम हो, उसके ऑपरेशंस हो, मात्राओं का मापन हो, प्रतिशत हो, सांख्यिकी हो, तो वो संकीर्ण उद्देश्य होगा। तो यहाँ पे संकीर्ण उद्देश्य की बात नहीं की गई है। और विद्यालय में गणित शिक्षण का उच्च उद्देश्य को खोजना, ठीक है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को खोजना महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है। और सी है कि समस्याओं को हल करने के लिए एक से अधिक तरीकों का प्रयोग करना। तो ये महत्वाकांक्षी का मतलब नहीं होता, ये फ्लैक्सिबल मतलब गणित का लचीलापन है। एक समस्या को हल करने के लिए हाँ मतलब एक से अधिक विधियों का यूज़ करना, तो ये गणित की फ्लैक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, ठीक है। वही क्वेश्चन जो है वो दूसरे तरीके से यहाँ पे आया हुआ है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गणित का लचीलापन है, आप इसे लिख कर रख सकते हैं कि गणित का लचीलापन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गणित के लचीलेपन से क्या मतलब है, ठीक है। तो लचीलापन जो है, गणित का लचीलापन जो है वो क्या है कि गणित की समस्याओं को हल करने के लिए एक से अधिक विधियों का यूज़ करना। तो ये हो सकता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे महत्वाकांक्षी का मतलब पूछा गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। और अगला है कि विविध प्रकार के गणित शिक्षण का, जैसे कि अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन करना, तो यहाँ पे इसकी बात नहीं की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे उच्च उद्देश्य को खोजने की बात, महत्वाकांक्षी का अर्थ उच्च उद्देश्य को खोजना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार जटिल और अमूर्त सोच को संभालने की क्षमता एक क्रमबद्ध तरीके से बनाई गई है और बौद्धिक विकास के 4 चरण के माध्यम इस प्रकार है, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जटिल और अमूर्त सोच को संभालने की क्षमता का एक क्रमबद्ध तरीके से बनाई गई है, ठीक है। उन्होंने बनाया है, मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है कि जीन पियाजे का जो भी 4 स्टेजेस हैं उन्हें आप क्रम से लगाइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी मैथ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी को पता है, सबसे पहले सेंसरी मोटर आता है, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल आता है, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आता है, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल आता है। सेंसरी मोटर का मतलब संवेदी गामक अवस्था या फिर इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक है। और प्री ऑपरेशनल हो गया। तीसरा है मूर्त
प्राक ये प्री ऑपरेशनल का मतलब प्राक संक्रियात्मक अवस्था हो गया, और कॉन्क्रीट का मतलब क्या हो गया, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फॉर्मल का अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो हिंदी में भी मैंने बता दिया, और इंग्लिश वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, लेकिन कई बार इंग्लिश वर्ड भी लिख कर आते हैं। इसलिए अगर आप लोग इंग्लिश के मतलब जिनको इंग्लिश हिंदी जो दोनों देख रहे हैं वो उनका सबसे अच्छा है, लेकिन जो इंग्लिश को जिनको इंग्लिश में पेडागोजी पढ़ने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, वो इस तरीके से चीज़ों को याद करके रख सकते हैं। कंक्रीट ऐसे मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, प्री ऑपरेशनल को प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहती है। तो इस तरीके से आप मतलब देख सकते हैं एक बार, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं और आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, और अब हम लोग कल 10 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। जब हमारा ये 100 क्वेश्चन हो जाएगा तो हम उसके बाद अगली हिंदी की पेडागोजी को स्टार्ट करेंगे। और उसमें भी जब हम अगर आप लोगों को हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लोगों को इसके बारे में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। और बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वो भी देख सकते हैं, और अपने स्टडी सर्कल में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।